प्रोडक्टिविटी के साथ हमारे मॉडर्न फिक्सेशन की जड़ अतीत से निकली है। चाहे वो दिन में 2 बार एक्सरसाइज कर रहे हों, घर से ही इटालियन सीख रहे हों या किसी तकनीकी स्टार्टअप में कई घंटों तक काम कर रहे हों, ऐसा लग सकता है कि आज लोग पहले से कई ज्यादा एफिशिएंट और प्रोडक्टिव हैं। लेकिन क्या ये अच्छी बात है? ऑथर के मुताबिक एफिशिएंसी को लेकर हमारा ऑब्जर्वेशन हमें नाखुश, स्ट्रेस में डूबा हुआ और फिजिकली बीमार बना रहा है। कई सालों से हम लगातार बढ़ते बेंचमार्क का पीछा कर रहे हैं, जैसे कि हाई प्रोडक्टिविटी ही सिर्फ जिंदगी में मायने रखती है और कुछ नहीं। आखिरकार हम खुद को सिर्फ मिजरेबल बनाने में सफल हुए हैं। ये समरी आपको सिर्फ पता लगाने में ही मदद नहीं करेगी, बल्कि प्लान ऑफ एक्शन भी बताएगी। हम अतीत में कहाँ गलत हुए के साथ साथ भविष्य में हम चीजें कैसे ठीक करें की आसानी स्ट्रैटेजीज के ओवरव्यू को मिलाकर ये लेसन हमारे हाइपर प्रोडक्टिव दुनिया के लिए एंटीडोट से कम नहीं है। इस समरी में आप सीखेंगे कि क्यों हमें परिवार के साथ क्वालिटी टाइम बिताने को लक्ष्य नहीं बनाना चाहिए, क्यों एक सवाल आपके संगीत सुनने के एंजॉयमेंट को कम कर सकता है, और क्यों इंसानी आवाज संवाद या कम्युनिकेशन का बेजोड़ तरीका है। तो चलिए शुरू करते हैं। हाल ही में आपने नोटिस किया होगा कि प्रोडक्टिविटी ट्रेंड कर रही है। ऐसा लग रहा है कि हर कोई बिजी से भी ज्यादा बिजी होते चले जा रहे हैं और हमारे काम और निजी जिंदगी के लक्ष्य इतने एम्बिशियस कभी नहीं लगे। शायद आपके दोस्तों ने आपको मैराथन में भाग लेने के लिए सोचने पर मजबूर कर दिया हो, या आप अपने अगले प्रमोशन की प्लानिंग कर रहे हों, या शायद आप सोच रहे हों कि आपके बच्चों को कोई इंस्ट्रूमेंट बजाना सीखना चाहिए या कोई स्पोर्ट सीखना चाहिए। अगर आप लगातार अपनी टू डू लिस्ट में कुछ न कुछ ऐड करते जा रहे हैं, अपने शेड्यूल को ऑप्टिमाइज करने के तरीके ढूंढ रहे हैं और उम्मीद कर रहे हैं कि किसी तरह दिन में कुछ और घंटे मिल जाएं, तो आप शायद कल्ट ऑफ एफिशिएंसी का शिकार हो चुके हैं। तो ये कल्ट आखिर है क्या? ये वो एटीट्यूड है जिसका मतलब है हम जितना बिजी होंगे उतना ही बेहतर होंगे। और हालांकि ये एटीट्यूड अभी भी तुलना में ज्यादा ताकतवर कभी नहीं रहा, लेकिन इतने ताकतवर होने तक ये रातों रात नहीं पहुंचा। आप चाहे माने या नहीं, हम हमेशा इतनी कड़ी मेहनत नहीं करते थे जितनी अब करते हैं। यहाँ तक कि मध्यकालीन किसान भी आज के मॉडर्न वर्कर के मुकाबले कम घंटे काम करते थे और उनके पास ज्यादा छुट्टी का वक्त भी होता था। लेकिन इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के दौरान चीजें बदली। मजदूरों को काम के हिसाब से पैसे देने की जगह मालिकों ने घंटे के हिसाब से पैसे देने शुरू कर दिए। इससे लोगों के काम करने के घंटों में नाटकीय ढंग से बढ़ोतरी देखने को मिली। अमेरिका में अमेरिकन ड्रीम में लोगों के पॉपुलर फेथ ने इन नए थका देने वाले नियमों को नॉर्मलाइज करने में मदद की। लंबे वर्क डेज के बारे में कौन शिकायत करता, जब सभी जानते थे कि कड़ी मेहनत ने आपको जिंदगी में आगे बढ़ने में मदद की है। इस अमेरिकी विश्वास ने कि मेहनत और जिद को हमेशा पैसे से इनाम दिया जाता है, हमारी मॉडर्न कल्ट ऑफ एफिशिएंसी के बीज बोने में मदद की। अब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ एक अलग ही कहानी है। 1960 के दशक के बाद से मजदूरों की पगार मुद्रास्फीति से आगे निकल गई है, लेकिन इसी पीरियड में सीईओ मोटी से मोटी तनख्वाह घर ले जा रहे हैं। तो अगर आसान भाषा में कहा जाए तो हमारी इंक्रीज्ड एफिशिएंसी का फल आमतौर पर हमारे मालिकों को मिल रहा है, हमें नहीं। प्रोडक्टिविटी के लिए हमारा जोर कंज्यूमर कल्चर से भी प्रभावित हुआ है। क्लेवर मार्केटिंग ने हमें ज्यादा काम करने के लिए कन्विंस किया है, ताकि हम वो प्रोडक्ट्स भी अफोर्ड कर पाएं जो हम पहले लेना नहीं चाहते थे। और नए फैशन और गैजेट्स के मोह जाल में फंसकर हम बुनियादी जरूरतें पूरी होने के बाद भी देर तक काम करने लगे हैं। कल्ट ऑफ एफिशिएंसी हमें फुर्सत के पलों का मजा लेने के लिए दोषी महसूस कराती है। जैसा कि हमने अभी देखा कि इंडस्ट्रियल एज ने मजदूरों के मुआवजे में बदलाव की शुरुआत की। कर्मचारियों को काम के घंटों के बदले में पैसे मिलने लगे थे, ना कि काम पूरा करने के बदले में। कुछ मायनों में ये एक मामूली फर्क की तरह लगता है, लेकिन इसके मनोवैज्ञानिक प्रभाव गहरे हैं। क्यों? क्योंकि जब आप मजदूरों को उनके काम करने के घंटों के हिसाब से पैसे देंगे, तो आप असल में वक्त के प्रति उनके एटीट्यूड को बदल देंगे। खास तौर पर छुट्टी के वक्त को लेकर उनका नजरिया बदल जाएगा। जब इंडस्ट्री के कर्मचारियों ने अपने समय के 1 घंटे पर $1 का मूल्य लगाना सीखा, तो 1 घंटे की फुर्सत कुछ ज्यादा ही रियायती लगने लगी। फुर्सत की कीमत साफ होने के साथ ही हम इस खाली वक्त को बेकार वक्त मानने लगे। ये सोच सिर्फ इतिहास की नजर से रोचक नहीं है,
बल्कि ये आज भी उतनी सच है जितनी उस वक्त थी। UCLA और टोरंटो यूनिवर्सिटी के रिसर्च द्वारा चलाए जा रहे एक एक्सपेरिमेंट के बारे में सोचें। इस स्टडी में प्रतिभागियों को 2 ग्रुप्स में बांटा गया और दोनों ग्रुप्स को शास्त्रीय संगीत का एक छोटा टुकड़ा सुनाया गया। हालांकि सुनने से पहले एक ग्रुप के मेंबर्स को उनके प्रति घंटा सैलरी का अनुमान लगाने के लिए कहा गया था। जब स्टडी का रिजल्ट आया तो जिन लोगों को उनके टाइम के फाइनेंशियल वैल्यू के बारे में सीखने को कहा गया था, उन लोगों को संगीत के खत्म होने की ज्यादा जल्दी थी। अगर आसान भाषा में कहा जाए तो अपने घंटे के हिसाब से कमाई के बारे में सोचने से उनके लिए आराम से बैठकर संगीत का आनंद लेना मुश्किल हो गया। इसीलिए इसमें कोई हैरानी नहीं है कि घर पहुंचने के बाद भी हमें अक्सर काम से दूर रहना मुश्किल लगता है। जिस तरह का टाइम ऑफ हम एक्सपीरियंस करते हैं, जब छुट्टी के बाद भी हमें ईमेल, ऑफिस के कॉल्स का जवाब देना और बिजनेस के फैसलों के बारे में गहराई से सोचने की जरूरत महसूस होती है, इसके लिए रिसर्चर्स पोल्यूटेड टाइम का टर्म इस्तेमाल करते हैं। पोल्यूटेड टाइम का असर ये है कि कई लोग असली में फुर्सत को महसूस ही नहीं कर पाते और ये मॉडर्न फ्लेक्सिबल वर्क शेड्यूल के बड़े नकारात्मक पहलुओं में से एक है। पहले हम हर रोज 9 से 5 तक काम करते थे और ये पता होना आसान होता था कि कहाँ काम खत्म हुआ और फ्री टाइम शुरू हुआ। अब चूंकि काम करने के घंटे फ्लेक्सिबल हो चुके हैं, ये दोनों दुनिया एक दूसरे से ओवरलैप करने लगी हैं। पोल्यूटेड टाइम की बहुत सारी खामियां हैं। काम से असली ब्रेक लेना हमारी रचनात्मकता यानी क्रिएटिविटी और हमारी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाता है और इम्यून सिस्टम को भी मजबूत कर सकता है। वहीं दूसरी ओर ज्यादा काम करने से अक्सर हमारी इनकम सिर्फ साल के 6% तक ही बढ़ती है। ज्यादा काम थकावट और स्ट्रेस को ट्रिगर कर सकता है। ये देखते हुए ये एक घाटे का सौदा है। निजी जिंदगी में भी हम एफिशिएंसी हासिल करने की कोशिश करते हैं। अब तक चीजें काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड थी। हमने कल्ट ऑफ एफिशिएंसी के ओरिजिन को देखा और कुछ तरीकों के बारे में डिस्कस किया जिनसे काम हमारे खाली वक्त को पोल्यूट कर सकता है और हमारे फुर्सत के लम्हों में खलल डाल सकता है। तो हमें सिर्फ अपनी निजी और प्रोफेशनल जिंदगी को अलग रखना है और समस्या सुलझ जाएगी, है ना? खैर, ये इतना भी आसान नहीं। देखिए, एफिशिएंसी ट्रेंड के बारे में एक खास बात यह है कि वर्क प्लेस के अपने ओरिजिन से बहुत जल्दी निकलकर जिंदगी के प्रति एक आम नजरिया बन गया। इसलिए आपने अगर सालों से काम नहीं किया है तो भी आप खुद को एक ऐसे माइंडसेट के प्रभाव में पा सकते हैं जो लगातार सेल्फ इंप्रूवमेंट और व्यस्तता को महत्व देती है। एफिशिएंसी की हमारी निजी जिंदगी में घुसपैठ का पता हम एक तरीके से लगा सकते हैं। वो है परिवार के साथ क्वालिटी टाइम बिताने का आइडिया। अब अपने प्रियजनों के साथ वक्त बिताने की चाहत में कोई बुराई नहीं है। ये अक्सर हमारे चीजों को जल्दी पूरा करने के आम फोकस पर एक रिवॉर्डिंग एंटीडोट का ही काम करता है। लेकिन क्वालिटी टाइम की थ्योरी ये मानती है कि हम अपने परिवार के प्रति जिम्मेदारियों को कुछ फायदेमंद, कंप्रेस्ड और यादगार घंटों में सीमित कर सकते हैं और हमें ऐसा करना चाहिए। दूसरे लफ्जों में क्वालिटी टाइम का मतलब है प्रोडक्टिविटी माइंडसेट वाली फैमिली लाइफ, एक ऐसी मानसिकता जो कभी वर्क प्लेस तक ही सीमित थी। बिजी होने से जुड़े सोशल वैल्यू पर ध्यान देकर हम अपनी निजी जिंदगी में एक एफिशिएंसी माइंडसेट की पहचान कर सकते हैं। भरपूर तादाद में फुर्सत होना कभी दौलत और हाई सोशल स्टेटस होने का इशारा होता था, मगर अब हालात पूरी तरह बदल चुके हैं। इन दिनों कॉलेज से पढ़े लिखे कर्मचारी बिना डिग्री वाले लोगों की तुलना में लगभग दोगुनी तादाद में हैं और हफ्ते में 40 घंटे काम करने के लिए तैयार हैं। इस रोशनी में देखा जाए तो कोई हैरानी की बात नहीं होगी कि व्यस्तता एक वैल्यूड कैरेक्टरिस्टिक बन चुकी है और अपनी उपलब्धियों को सोशल मीडिया पर शेयर करने की बेचैनी और भी साफ कर देती है कि बिजी होना साथ में प्रतिष्ठा लेकर आती है। एफिशिएंसी पर हमारा फोकस हमें मीनिंगफुल ह्यूमन कनेक्शन से दूर कर सकता है। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन लोगों को बड़े शहरों की ओर खींचने लगी। उससे पहले बड़ी तादाद में लोग छोटे समुदाय में रहते थे और आपस में बहुत जुड़े होते थे। ये समुदाय उस वक्त की सोशल नीड्स के लिए सही थे। लोगों को कुछ अच्छे दोस्तों, अच्छे साथियों के एक वाइडर ग्रुप और पारिवारिक मित्रों के एक बड़े सर्कल की जरूरत थी। बदकिस्मती से इन दिनों हमारी कई सोशल नीड्स पूरी नहीं हो पाती। फेसबुक पर सैकड़ों फ्रेंड्स होना कभी भी असली दुनिया की कम्युनिटी में पनपने वाले इमोशनल कनेक्शन को रिप्लेस नहीं कर सकता। अफसोस की बात है कि हमने अपनी जिंदगी को
और ज्यादा एफिशिएंट बनाने की अपनी खोज में बहुत सारी मानवीय अतरंगता को मिटा दिया है। ये एक ऐसा सच है जिसके अंजाम को हम अनदेखा नहीं कर सकते। आप देखिए, आइसोलेशन सिर्फ भावनात्मक रूप से दर्दनाक नहीं है। दूसरे खतरों के अलावा ये आपकी जिंदगी को छोटा कर सकता है और यहाँ तक कि आपको कैंसर होने या दिल का दौरा पड़ने के रिस्क को भी बढ़ा सकता है। आइए इस प्रॉब्लम को बारीकी से देखें। मैसेज टाइप करने और असल में किसी से बात करने में जो फर्क है, वो हमें हर मोड़ पर एफिशिएंसी को बढ़ाने के नुकसान के बारे में बहुत कुछ बता सकता है। काम की दुनिया में ईमेल्स और टेक्स्ट अक्सर काम आते हैं। एक, उन्हें कभी भी भेजा जा सकता है, चाहे आप जिस इंसान से कांटेक्ट कर रहे हैं वो बात करने के लिए फ्री हो या नहीं। सिर्फ इतना ही नहीं, आप दोनों के पास इस बातचीत के एक से रिकॉर्ड है, तो बाद में जाकर कंफ्यूजन होने की गुंजाइश भी नहीं है। इन फायदों के बावजूद हम फिर भी काफी कुछ खो देते हैं जब हम इंसानी आवाज को निग्लेक्ट करते हैं। इसकी सबसे बड़ी ताकत यह है कि जो भी बातचीत हो रही है, इंसानी आवाज उसमें जान डाल सकती है। ये सिर्फ सेंटिमेंट की बात नहीं है। हाल की एक स्टडी से पता चला है कि जब हम अलग अलग विचारों को पढ़ने की जगह उन्हें इंसानी आवाज में सुनते हैं, तो हम उसे ठीक से समझ और सहन कर सकते हैं। एक और आकर्षक स्टडी ने प्रतिभागियों को एक fMRI मशीन से जोड़ा और एक कहानी सुनाते समय उनके ब्रेन वेव्स को मॉनिटर किया। आश्चर्यजनक रूप से रिसर्चर्स ने पाया कि सुनने वालों के दिमाग की गतिविधि कहानीकार की नकल करने लगी थी। वैज्ञानिक इस घटना को स्पीकर लिसनर न्यूरल कपलिंग कहते हैं, या सीधे शब्दों में इसे माइंड मेल्ट कहा जाता है। कोई भी इमोजी इस इमोशनल इम्पैक्ट को मैच नहीं कर सकती, जिससे ईमेल पर मीनिंगफुल कनेक्शन बनाना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो एक बार फिर एफिशिएंसी की जीत आखिरकार खोखली साबित होती है। सोशल मीडिया दूसरों से खुद को कंपेयर करना बहुत आसान बना देता है। इस बात से कोई इनकार नहीं है कि सोशल मीडिया ने कल्ट ऑफ एफिशिएंसी को ताकतवर बनाने के लिए मदद ही नहीं की, बल्कि उसे बढ़ावा भी दिया है। आखिरकार अपनी टू डू लिस्ट से आपने जो कुछ भी चेक किया है, उसके बारे में डींग मारने के लिए ये सही जगह है। क्या आपने अभी अभी अपने दिन की 10वीं मीटिंग खत्म की है? तो अब आप कितने बिजी हैं, इस बारे में ट्वीट करें। क्या आपने बहुत वक्त लगाकर एक केक बेक किया है? तो क्यों ना इंस्टाग्राम पर इसकी एक तस्वीर शेयर की जाए। चैरिटी के लिए मैराथन दौड़े हैं, अपने सभी फेसबुक फ्रेंड्स को इसके बारे में बताना ना भूलें। हालांकि इसमें एक कैच है। जब हम सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं तो हम सिर्फ अपने बारे में अपडेट साझा नहीं करते, हम दूसरों की पोस्ट की अपडेट का भी सामना करते हैं। अगर हम सावधान नहीं हुए तो दूसरों से आगे निकलने की तमन्ना हमें इंटरनेट पर सबसे एफिशिएंट और प्रोडक्टिव इंसान बनने के लिए एक एंडलेस कंपटीशन में शामिल कर सकती है। कहने की जरूरत नहीं है कि ये एक ऐसी लड़ाई है जिसे हम कभी नहीं जीत सकते। ये इंसानी फितरत है कि जो लोग हमारे आसपास हैं उनसे खुद को कंपेयर करें। इस फैक्ट के जल्द ही बदलने की कोई गुंजाइश नहीं है। और ये पक्की बात है कि इस सच का जन्म सोशल मीडिया के युग में नहीं हुआ है, लेकिन सोशल मीडिया ने खेल के नियमों को जरूर गहराई से बदल दिया है। पहले हमारे पास लिमिटेड लोग ही थे जिनसे हम खुद को कंपेयर कर सकते थे। ज्यादातर हम जॉनसेस के साथ बने रहने की फिलॉसफी में यकीन रखते थे, जिसका मतलब था मुट्ठी भर पड़ोसियों और सहकर्मियों के लिविंग स्टैंडर्ड से मेल खाना था। अब हालांकि आपकी टाइमलाइन पर कोई भी जॉनसेस हो सकता है। ये शायद चल जाता अगर आप सिर्फ करीबी दोस्तों और परिवार को फॉलो करते तो। लेकिन हम में से उन लोगों का क्या जो कार्डेशियन और एलन मस्क को फॉलो करते हैं? जब हम इस तरह के बेहद सफल बाहरी लोगों के साथ अपनी तुलना करते हैं तो हम साफ तौर पर खुद को बताते हैं कि हम अब तक कुछ भी नहीं हैं और हम जो जिंदगी जीते हैं वो नाकाफी है। इसका हल क्या है? किसी और के रेफरेंस या उसने क्या हासिल कर लिया है, ये देखने की जगह खुद का इवैल्यूएशन अपनी अचीवमेंट के बेसिस पर करें। दूसरे शब्दों में, अपनी गंदी स्पेगेटी बोलोग्नीज की तुलना उस पिक्चर परफेक्ट डिश से करना बंद करें जिसे आपने इंस्टाग्राम पर देखा था। अगर जो खाना आपने अपने लिए बनाया था वो काफी था, तो आपको किसी भी दर्दनाक तुलना से खुद को परेशान करने की जरूरत नहीं है। कुछ आसान से बदलाव हमें स्लो डाउन होने और अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ सुधारने में मदद कर सकते हैं। मान लिया कि कल्ट ऑफ एफिशिएंसी हर जगह है। ये वर्क प्लेस पर हावी है और हमारी निजी जिंदगी में भी पैठ बना रहा है। ये हमारे खाली वक्त को गंदा करता है और हमें ह्यूमन इंटरैक्शन बढ़ाने से महरूम कर सकता है।
और अगर हमारी जिंदगी दूसरों के मुकाबले पैमाने में कम नजर आए तो कल्ट ऑफ एफिशिएंसी हमें ऐसा भी महसूस करा सकता है जैसे हम पूरी तरह से नाकाफी लोग हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उम्मीद खत्म हो चुकी है। असल में इसका उलट जो है वो सच है। प्रोडक्टिविटी पर हमारा इतना ज्यादा फोकस उन बहुत कम परेशानियों में से एक है जिसे हम असल में कुछ न करके हल कर सकते हैं। ये सुनने में भले ही आसान लगता है, लेकिन कुछ न करना एक ऐसी चीज है जिसकी हमें प्लानिंग करनी होगी। एफिशिएंसी पर फोकस करने की आदत से निपटने के लिए हमें जिस मुश्किल का सामना करना होगा वो ये है कि हम में से कई लोगों को ये पता नहीं है कि हमारा समय कहाँ जाता है। उदाहरण के लिए स्टडीज से पता चलता है कि लोग अक्सर ये अनुमान लगाते हैं कि वो कितने समय तक काम करते हैं, लेकिन सच ये है कि बर्नआउट हो जाने की वाइड स्प्रेड फीलिंग के बावजूद काम करने में बिताया गया कुल समय असल में पिछले कुछ दशकों में बढ़ा ही नहीं है। तो हमें अपना टाइम प्रेजेंटेशन ठीक करने की जरूरत है। क्यों? खैर वो इसलिए कि ये मानना कि हम ओवरवर्क्ड हैं हमारी डिसीजन मेकिंग और कंपैशन को बाधित कर सकता है, चाहे हम असल में ज्यादा घंटे काम कर रहे हों या नहीं। दूसरी बात ये कि इस बात की गुंजाइश कम होती है कि बेहतर टाइम परसेप्शन वाले लोग खुद को जिम्मेदारी के बोझ तले दबा हुआ महसूस करें और टीवी देखने और सोशल मीडिया साइट्स ब्राउज करने में कम वक्त गुजारें। इसका नतीजा ये होता है कि वो असली फुर्सत के लिए वक्त निकाल सकते हैं। बर्लिन एकेडमी ऑफ म्यूजिक में की गई एक स्टडी में पाया गया कि सर्वश्रेष्ठ युवा संगीतकारों को इस बात की सबसे अधिक जानकारी थी कि उन्होंने अपना समय कैसे बिताया। वे न केवल उन घंटों के प्रति सचेत थे जो उन्होंने रिहर्सल करने में बिताए थे, वो इस बात से भी अधिक जागरूक थे कि उन्होंने सोशलाइजिंग और आराम करने में कितना वक्त बिताया। आप इस इंफॉर्मेशन को अपनी जिंदगी में कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं? अपने टाइम परसेप्शन को बेहतर बनाने के लिए अपनी गतिविधियों का एक लॉग मेंटेन करने से शुरुआत करें। सब कुछ लॉग करें, भले ही ये सिर्फ सोशल मीडिया ब्राउज करना हो। एक बार जब ये क्लियर हो जाए कि आप फिलहाल अपना वक्त कैसे गुजारते हैं तो एक शेड्यूल तैयार करें जिसमें यह बताया गया हो कि आप अपने दिनों को कैसा देखना चाहते हैं। याद रखें, ये एक शेड्यूल है जो फुर्सत को प्राथमिकता देता है, ना कि प्रोडक्टिविटी को। एक तय वक्त को रोजाना खाली रखें जिसमें आप खुद को अनप्रोडक्टिव और बिना किसी काम के यूं ही बैठे रहने की इजाजत दे सकें। फुर्सत के पलों को रिकवर करने के लिए हमें मीन्स और एंड्स के बीच फर्क करना सीखना चाहिए। एफिशिएंसी और प्रोडक्टिविटी को बढ़ावा देने से होने वाली परेशानियों में से एक है कि ये वैल्यूज हमें जिंदगी की बड़ी तस्वीर देखने नहीं देते। ये एक ऐसी संस्कृति या कल्चर है जो कड़ी मेहनत और बिजी रहने पर जोर देती है। वो हमें फुर्सत के वक्त को सिर्फ निगलेक्ट करने के लिए ही राजी नहीं करती, बल्कि हमारे एंड्स यानी लक्ष्य की जगह मीन्स यानी साधनों पर फोकस करने के लिए भी मोटिवेट करती है। और साफ तरीके से समझा जाए तो हम कितना करते हैं इस पर फोकस करने से हम जो करते हैं उसे नजरअंदाज कर सकते हैं। हम में से बहुत से लोग अपनी लिस्ट की चीजों पर टिक लगाने को लेकर इतने परेशान हैं कि हमने खुद से ये पूछना बंद कर दिया है कि क्या हम जो काम कर रहे हैं उससे सच में हमें ज्यादा खुशी मिल रही है। एफिशिएंसी पर इतनी ज्यादा अटेंशन देकर हम सिर्फ प्रोसेस पर फोकस कर रहे हैं और हमारे एंड गोल को निगलेक्ट कर रहे हैं। एक बार हम इसे ठीक करना सीख लें तो कल्ट ऑफ एफिशिएंसी अपना अट्रैक्शन खो देगी। इसे आसान भाषा में कहा जाए तो मीन्स, प्रोसेस या मेथड होता है जो हमें हमारे एंड गोल के करीब लाता है। अच्छी जॉब हासिल करना ठीक ठाक सैलरी पाने का मीन्स हो सकता है, जो एक खुशहाल परिवार को पालने का मीन्स हो सकता है, और उदाहरण के तौर पर पौष्टिक भोजन खाना लंबी जिंदगी जीने का मीन्स हो सकता है। एफिशिएंसी पर फोकस करने से दिक्कत यह है कि ये हमें अपने एंड गोल से भटका देता है। ऑफिस में लंबे वक्त तक काम करना सेल्फ डिसिप्लिन को दर्शाने का प्रभावशाली तरीका हो सकता है, लेकिन ये हमारे वैल्यूएबल लॉन्ग टर्म गोल्स में भी इंटरफेयर कर सकता है, जैसे कि अपने बच्चों के साथ नजदीकी बढ़ाना या समाज के लिए कुछ अच्छा काम करना। तो इसके बारे में क्या किया जा सकता है? हमें खुद से सवाल करने की आदत बनाने की जरूरत है कि क्या हमारे ये प्रोडक्टिव बिहेवियर हमें हमारे लॉन्ग टर्म गोल्स के करीब ले जा रहा है? क्या संडे की सुबह ईमेल्स के जवाब देने से हमें ऐसा कुछ हासिल करने में मदद मिल रही है जिसकी हमें परवाह है? अगर जवाब ना है तो इसे अपनी जिंदगी से निकाल दें। क्या आप अपनी सेहत सुधारने के लिए दिन में 2 बार एक्सरसाइज कर रहे हैं?
या सिर्फ इस तसल्ली के लिए कि आपने जो सोचा था वो कर रहे हैं? अगर ये आपको आपका एंड गोल हासिल करने में मदद नहीं कर रहा है, तो अपने एक्सरसाइज वर्कआउट्स को छोड़ने से कतई मत हिचकिचाइए। अगर आप अपने लॉन्ग टर्म गोल्स को खो देते हैं, तो अपनी जिंदगी को प्रोडक्टिव लेकिन ऐसी एक्टिविटीज से भरना आसान हो जाता है जिसका आखिर में कोई फायदा नहीं मिलने वाला। एक बार आप ऐसे टास्क को छोड़ देते हैं तो आपको अपने असली लक्ष्य को पाने के लिए काम करने का भरपूर वक्त मिलेगा और साथ ही आराम करने का भी। कुल मिलाकर एफिशिएंसी बढ़ाने पर जो हमारा हालिया फोकस है, वो हमें फुर्सत और खाली बैठने से मिलने वाली खुशियों को देखने नहीं देता। विडंबना ये है कि अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने के हमारे जुनून ने असल में हमें पहले से कई ज्यादा अकेला, बीमार और ज्यादा स्ट्रेस्ड बना दिया है। इस स्थिति का सॉल्यूशन आसान है। अपनी जिंदगी में असली फुर्सत के लिए वक्त निकालें और कुछ भी ना करें। क्या करें? अपनी ईमेल सिग्नेचर को बदलकर लोगों की एक्सपेक्टेशन को मैनेज करें। अगर आपको अपने ईमेल्स के तुरंत जवाब देने का प्रेशर महसूस होता है, तो असली फुर्सत के मजे लेने के लिए आपको वर्क प्लेस से डिस्कनेक्टेड करना बहुत मुश्किल होगा। इसे खुद के लिए आसान बनाने के लिए अपने ईमेल सिग्नेचर को बदलने के बारे में सोचें, जिसमें यह लिखा हो कि आप अपने मैसेज का तुरंत रिप्लाई नहीं देते हैं। एक सिंपल नोट जो कुछ ऐसा कहता हो, आपके ईमेल के लिए धन्यवाद, मैं सभी मैसेजेस का जवाब 24 घंटे के अंदर देने की कोशिश करूंगा। सामने वाले को समझाने के लिए काफी होना चाहिए।